हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे थे। इंटरनेशनल लॉ में अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने कवर किया है इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग, नेचर, डेफिनेशंस और बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने 50 एमसीक्यूज किए, टॉप 50 एमसीक्यूज फर्स्ट दो सब यूनिट के। उसके बाद हमने किया नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम और इसके 50 एमसीक्यूज। फिर हमने किया टाइप्स, रोल, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेट्स प्लस टॉप 50 एमसीक्यूज। फिर हमने स्टार्ट किया सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने किया रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, थ्योरीज, मोड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस और इसके बाद किए इस सब यूनिट के टॉप 50 एमसीक्यूज। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट सब यूनिट कवर करेंगे डिटेल में, जो कि है स्टेट सक्सेशन एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो स्टेट सक्सेशन क्या होता है? स्टेट सक्सेशन मींस स्टेट के बाद कुछ सक्सीड हो रहा है। कौन सक्सीड हो रहा है? एक और स्टेट है जो सक्सीड हो रही है। क्या मतलब इसका? व्हेन वन स्टेट रिप्लेसेस एन अदर स्टेट, जब एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को रिप्लेस करती है इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ टेरिटरी। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिप्लेस करता है, और इनफैक्ट होता क्या है, उसमें एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिप्लेस करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। कहाँ ये बात की गई है? ये बात की गई है वेना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स 1978। क्या हमारे पास सक्सेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर कोई वेना कन्वेंशन है? तो जी हाँ, हमारे पास है वेना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स 1978। ये याद रखना है आपने, मैच करने के लिए आ सकता है। सक्सेशन कितनी तरह के होते हैं? तो सक्सेशन होते हैं दो तरह के। स्टेट सक्सेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूनिवर्सल सक्सेशन और दूसरा होता है पार्शियल सक्सेशन। यूनिवर्सल सक्सेशन मींस इंटायर सक्सेशन, पूरे का पूरा सक्सेशन, मतलब कंप्लीट वे में एक स्टेट जो है वो खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है और उसको रिप्लेस कर देती है दूसरी स्टेट। कोई एग्जांपल है हमारे पास? हाँ, आपने देखा कि कोल्ड वार चल रहा था यूएसएस के बीच में और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1945 से 1990 तक। तो 1991 के बाद क्या हुआ? जो यूएसएसआर था उसका कंप्लीट एक्सटेंशन हो गया और किसने सक्सीड किया? रशिया ने। तो यही होता है स्टेट सक्सेशन। अब आपको समझ आ गया होगा। पार्शियल सक्सेशन क्या होता है? जब पूरे की पूरी टेरिटरी सक्सीड नहीं करती, कुछ उसका पार्ट अलग हो जाता है। जैसे हमने देखा कि सूडान जो था वो टूट गया, स्प्लिट हो गया 2011 में और बना साउथ सूडान। ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान स्प्लिट हो गया 1971 में और बना बांग्लादेश। ठीक है। तो अब आप इजिली समझ सकते होंगे स्टेट सक्सेशन क्या होता है। तो स्टेट सक्सेशन क्या होता है? when one state replaces another state in the responsibility for international relation of a territory। कहाँ बात की गई है? वेना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट, या सक्सेशन ऑफ स्टेट्स के लिए कोई कन्वेंशन है? तो जी हाँ, वेना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट 1978। सक्सेशन कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन से? यूनिवर्सल सक्सेशन और पार्शियल सक्सेशन। यूनिवर्सल सक्सेशन में क्या होता है? एक स्टेट पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है और उसको रिप्लेस करती है दूसरी स्टेट। ऐसा कहाँ हुआ? हमने देखा यूएसएसआर जो था वो खत्म हुआ और रशिया ने सक्सीड किया। पार्शियल सक्सेशन, जब किसी स्टेट का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी टेरिटरी ट्रांसफर की जाती है या स्प्लिट होती है। स्प्लिट हुआ सूडान का, बना साउथ सूडान 2011 में। समझ आ गया? अब देखते हैं हम मोड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन के मोड्स कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट है सेशन। फर्स्ट क्या है? सेशन। सेशन मींस
ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी बाय ट्रीटी, कोई ट्रीटी करके ये पीसफुल वे होता है। सेशन क्या होता है? पीसफुल वे होता है टेरिटरी ट्रांसफर का, या पीसफुल वे ऑफ स्टेट सक्सेशन कौन सा है? सेशन, जिसमें कोई टेरिटरी करके कोई एरिया जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। जैसे हांगकांग का केस है हमारे पास, हमें पता है हांगकांग जो था वो किसका पार्ट था? तो हांगकांग पार्ट था इंग्लैंड का, इंग्लैंड की एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो 1997 में हांगकांग को ट्रीटी करके ट्रांसफर कर दिया गया चाइना के साथ। ठीक है, ये हो गया सेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मोड है डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन मींस कॉलोनी का खत्म होना। जैसे कॉलोनीज जब जब आज़ाद हो रही थी तो वो किसी स्टेट का रूप ले रही थी। हमने देखा इंडिया 1947 में अंग्रेज चले गए, तो क्या था ये एग्जाम्पल डीकोलोनाइजेशन की। यहाँ अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी, अंग्रेज चले गए तो सक्सेशन किसके पास आया? इंडिया के पास। दूसरा है डिसमेंबरमेंट। डिसमेंबरमेंट मींस एक स्टेट ब्रेक हो जाती है मल्टीपल स्टेट्स में। जैसे एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया या चेकोस्लाविया। ठीक है, चेक रिपब्लिक कैसे बना था, यूगोस्लाविया कैसे बने थे? डिसमेंबरमेंट से। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं तो एक बड़ी स्टेट बनती है। 2 or more स्टेट्स मर्ज, और जैसे एग्जाम्पल है जर्मन यूनिफिकेशन ऑफ 1990। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मोड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन। टाइप्स 2 पढ़े, यूनिवर्सल सक्सेशन, पार्शियल सक्सेशन। मोड्स 4 पढ़े हमने। सेशन, जहां पीसफुल तरीके से टेरिटरी ट्रांसफर की गई। दूसरा, कॉलोनी आज़ाद हुई। तीसरा, डिसमेंबरमेंट और यूनिफिकेशन। चलिए आगे, इनके लिए कोई रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, टेरिटरीज होंगी। देखते हैं रूल्स ऑफ सक्सेशन। फर्स्ट नंबर पर है ट्रीटीज। 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लीन स्टेट ट्रीटी, क्लीन स्लेट ट्रीटी। स्लेट है ना जिस पर लिखा करते थे बचपन में हम। क्लीन स्लेट ट्रीटी, थ्योरीज, क्लीन स्टेट थ्योरी या कंटिन्यूटी थ्योरी। तो क्लीन स्लेट थ्योरी, इसको टबला रासा भी कहते हैं। टबला रासा कहाँ पढ़ा था हमने? याद करो जरा, जॉन लॉक में। जॉन लॉक ने क्या बोला था कि इंसान का माइंड तबला रासा की तरह है, एक क्लीन स्लेट की तरह है। बचपन में जब हम एक स्लेट के ऊपर लिखा करते हैं तो उसको जब साफ कर देते हैं तो वो क्लीन होती है, उसके ऊपर चाक से लिखा जाता है, वही स्लेट होती है। तो इसने क्या बोला, इस ट्रीटी ने, क्लीन स्लेट थ्योरी टैबला रासा के साथ मैच कर सकते हैं, हम जॉन लॉक के साथ मैच कर सकते हैं। जो नई स्टेट्स होंगी वो एकदम क्लीन स्लेट्स की तरह होंगी, उनके ऊपर कोई भी बॉन्डिंग नहीं है कि जो प्रीडिसेसर्स ट्रीटीज हैं उनको आगे लेकर चलें। एग्जाम्पल है इंडिया की थी जैसे डीकोलोनाइजेशन। अंग्रेज जो थे उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी पूरी दुनिया, तो उन कॉलोनीज को जब जब वो छोड़ रहे थे तो वो जो स्टेट्स हैं, जो नई स्टेट सक्सेशन हो रहा है, उनके लिए बॉन्डिंग नहीं है कि जो जो ट्रीटीज अंग्रेज करके गए हैं अलग अलग कंट्रीज में वो कंटिन्यू करें। ये थ्योरी है क्लीन स्लेट थ्योरी। क्लीन स्लेट थ्योरी कहती है कि जो नई स्टेट्स बनेगी, जो पुरानी स्टेट्स थी उसकी ट्रीटीज का कोई उन्होंने ठेका नहीं लेके रखा हुआ। नेक्स्ट थ्योरी है कंटिन्यूटी थ्योरी, ये इसके अपोजिट होगी। ये कहती है कि जो भी सक्सेसर बनेंगे वो प्रीडिसेसर ट्रीटीज जो होंगी वो उनके लिए ओब्लिगेशंस हैं, उनको लेकर चलना है। ये एग्जांपल देते हैं, जैसे यूएसएसआर टूटा और यूएसएसआर की जो भी ट्रीटीज थी वो रशिया आगे लेकर चला। तो 2 ट्रीटीज आपने याद रखनी है सक्सेशन की। क्लीन स्लेट थ्योरी, कोई ठेका नहीं लिया हुआ पुरानी ट्रीटीज का, क्लीन स्लेट की तरह होगी नई स्टेट। कंटिन्यूटी थ्योरी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओल्ड स्टेट की जो भी ट्रीटीज हैं वो उसके लिए ओब्लिगेशंस हैं, वो लेकर आगे चलेगी। एग्जाम्पल रशिया और यूएसएसआर। 1978 का वेना कन्वेंशन है, वो भी रूल्स और सक्सेशन पे बात करता है। वो कुछ रूल्स बताता है, रूल्स की कोडिफिकेशन करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, आर्काइव्स और डेट्स। आपके दिमाग में आता होगा कि सपोज करो जो अंग्रेजों ने के नाम की प्रॉपर्टी थी, इंग्लिश की जो जो एम्बेसीज हुआ करती थी अलग अलग जगह, इंटरनेशनल लेवल पे उनके कुछ ऑफिसेज वगैरह होंगे,
कुछ उनकी प्रॉपर्टी होगी, आर्काइव्स होंगे या उनके कर्जे होंगे, इनका क्या बनेगा, नई स्टेट क्या करेगी। ठीक है, तो 1983 का जो वेना कन्वेंशन था वो कहता है कि न्यू स्टेट जनरली इनहेरिट्स पब्लिक प्रॉपर्टी एंड आर्काइव्स लोकेटेड इन द टेरिटरी। जो नई स्टेट बनेगी वो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी पुरानी स्टेट की थी इंटरनेशनल लेवल पे वो नई स्टेट की होगी, और जो भी आर्काइव्स थे पुरानी स्टेट के वो नई स्टेट के होंगे, इन 1983 का वेना कन्वेंशन कहता है। और जो कर्जा है, जो पुरानी स्टेट्स के ऊपर कर्जा था, या वो किस पे डिपेंड होगा, वो दो चीजों पे होगा, या तो एग्रीमेंट पे, क्या एग्रीमेंट किया गया था उस टाइम, या आप नेगोशिएट करके उसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चीज है। और जो मेंबरशिप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होगी उसका क्या होगा, तो जो भी नई स्टेट बनेगी, सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने कंटिन्यू किया, जैसे यूएसएसआर टूटा, रशिया बनी, तो यूएन की सीट इन्होंने कंटिन्यू की। कुछ ऐसी स्टेट थी जैसे अदर मस्ट रीअप्लाई, दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया खत्म हो गया, इंडिया बना, तो उसने ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, उसने यूएन को अप्लाई किया, तो ऐसी चीजें हुई। तो ये होते हैं रूल्स ऑफ सक्सेशन, हमने देख लिए डिटेल में। ठीक है, स्टेट सक्सेशन देखा, टाइप्स देखे, मोड्स क्या क्या थे, रूल्स देखे, यहाँ क्लीन स्लेट थ्योरी और कंटिन्यूटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस लेक्चर के बाद जब 50 एमसीक्यूज आएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम स्टेट सक्सेशन पे बेटर क्लियरिटी के लिए। यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है, डिसॉल्व होता है यूएसएसआर 1991 में। ठीक है, 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनती हैं। स्टेट सक्सेशन की बेस्ट एग्जांपल है यूएसएसआर से 15 स्टेट्स बनी, रशिया बना, यूक्रेन बना, कजाकिस्तान बना, और भी बहुत सारे थे। रशिया जो था ये सक्सेसर स्टेट बना यूएसएसआर का, और इसने सारी की सारी जो चीजें थी वो इनहर्ट की, इनहर्टिंग इट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, ट्रीटीज, न्यूक्लियर ओब्लिगेशन। जितने भी न्यूक्लियर डील्स थी यूएसएसआर के साथ, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, या जो भी ट्रीटीज थी वो पूरी की पूरी इनहर्ट की रशिया ने। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान बना, दोनों सक्सेसर स्टेट्स थे, बट इंडिया को बोला गया कंटिन्यूइंग स्टेट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के बाद हुआ आज़ाद इंडिया, आज़ाद हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान जो था वो सक्सेशन स्टेट बन गया। ठीक है, और रिटेनिंग मेंबरशिप इन यूएन और अदर ट्रीटीज में जो भी मेंबरशिप थी हमारी वो रिटेन रखी गई, और कुछ जगह रीअप्लाई किया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा हमने 1990 में हुआ, जहां ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मर्ज हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एफआरजी था, मींस जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, उसको कंटिन्यूइंग स्टेट बोला गया, और जो जीडीआर था, मींस जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, वो खत्म हो गया, सीज टू एग्जिस्ट। फिर यूगोस्लाविया का जो डिसोल्यूशन हुआ, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया ब्रोक इनटू सेवरल स्टेट्स, सोल्वेनिया बना, क्रोएशिया बना, बोस्निया बना, हर्जिगोविनिया बना, तो ये एग्जाम्पल थे सक्सेशन के। सर्बिया और मोंटीनेग्रो इनिशियली ये कंटिन्यूइंग स्टेट बने और बाद में सक्सेसर स्टेट बन गए ये। हांगकांग का ट्रांसफर देखा हमने, हांगकांग जो इंग्लैंड के पास था, यूनाइटेड किंगडम के पास था, चाइना को दिया ट्रीटी करके पीसफुल वे में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। हमने क्या पढ़ लिया अभी, हमने स्टेट सक्सेशन डिटेल में कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे। क्या होता है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेसिकली एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, दैट क्या कहता है वो, कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ गलत करती है तो। इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्टेट कोई रॉन्गफुल एक्ट करती है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराना है। मींस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू लायबिलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट ने कोई गलत काम किया, कोई रॉन्ग एक्ट किया, उसके लिए वो लाइएबल है। लाइबल मींस लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है? मैंने आपको 500 रुपया दिया तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपने मुझे चुकाना है। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गलत काम किया है उसको उसकी भरपाई करनी है। रॉन्गफुल एक्ट जो भी किया है इंटरनेशनल लॉ के अंडर उसको ठीक करना है। अगर स्टेट ब्रीच करती है इंटरनेशनल ओब्लिगेशन को, किसी ट्रीटी को, किसी कस्टमरी लॉ को,
तो स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी एंड मस्ट मेक रिपेरेशन, मीन्स उसकी भरपाई करनी होगी। देखेंगे आगे हम 3 तरह की भरपाई। ठीक है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कहता है? क्या इसके लिए कोई कानून है? जी हाँ, कानून है। कौन सा? इंटरनेशनल लॉ कमीशन आर्टिकल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स 2001। तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल हैं जो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जो भी वो रॉन्गफुल एक्ट करता है या करती है स्टेट। कब का है ये? 2001 का। ये जो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ कमीशन ऑन आर्टिकल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट, तो इस के एंड पे मैंने कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नोट्स जो हैं वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजमेंट के तहत जो भी चीजें होंगी, अगर वो रॉन्गफुल एक्ट हैं तो स्टेट को भरपाई करनी है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। अब बेसिस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, मतलब कौन सी चीज है जो, कौन गलती करेगा, क्या बेस है जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एक्ट्स ऑफ स्टेट आर्गन, स्टेट के आर्गन होते हैं, हम जैसे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। ठीक है, और मिलिट्री जो है ये हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। तो स्टेट का कोई भी आर्गन, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, अगर ये कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए वो सरकार, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। ये यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री होता है, ये यूपी बिहार, जो यूपी बिहार उत्तर प्रदेश वाली स्टेट नहीं है। ठीक है, स्टेट का कोई आर्गन गलत काम करता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड बेस क्या है? एक्ट्स ऑफ पर्सन और ग्रुप्स एक्टिंग अंडर स्टेट अथॉरिटी, कोई ग्रुप या कोई पर्सन जो स्टेट अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, तो अगर ये कोई रॉन्ग एक्टिविटी कर रही है तो तब भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। या स्टेट फेल हो जाती है रॉन्गफुल एक्ट करने में, स्टेट खुद नहीं कर रही बट स्टेट फेल हो गई है, जैसे किसी स्टेट में जीनोसाइड हो रहा है। ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप को मारा जा रहा है रिलीजन के नाम पे, किसी चीज के नाम पे, गाय के नाम पे, तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। इफ स्टेट फेल्स टू प्रिवेंट जीनोसाइड विद इन इट्स टेरिटरी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्टेट कोई किसी ट्रीटी का वायलेशन करती है या कोई एग्रेशन दिखाती है अननेसेसरली, या अनलॉफुल इंटरवेंशन करती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। तो बेसिस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने पढ़ लिया कोई स्टेट का आर्गन या कोई प्राइवेट ग्रुप हो स्टेट के अंडर, या स्टेट की कोई फोर्स हो, या स्टेट रोक नहीं पा रही कोई एक्ट, उसकी जनता कर रही है, कॉमन प्राइवेट लोग कर रहे हैं और स्टेट नहीं रोक पा रही, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई रॉन्ग एक्ट होता है, ट्रीटीज का वायलेशन होता है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है सीधा सीधा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दो होती हैं। डायरेक्ट मीन्स हमने ऊपर जो बात कर ली, जब स्टेट का कोई आर्गन जो है वो गलत काम करता है, मीन्स स्टेट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, आर्मी, पुलिस, तहसीलदार, रेवेन्यू, कोई भी स्टेट का आर्गन जो है वो कोई गलत रॉन्गफुल एक्ट करता है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है तहरीन होस्टेज केस 1980 का। क्या केस था ये? ईरान की कैपिटल तहरीन है, तो वहां क्या हुआ था कि कुछ स्टेट के रेबल ग्रुप थे जो स्टेट के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्होंने जो यूएसए की एम्बेसी थी उसको, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तो वहां के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था, कह सकते हैं, मीन्स बंदी बना लिया था। ठीक है, और वहां जो यूएसए एम्बेसी का स्टाफ था उसको नुकसान पहुंचाया, वहां के डॉक्यूमेंट्स बर्बाद किए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। ये केस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट आई 1980 में। 79 का केस है, 1980 में जजमेंट आई, तो जहाँ वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी? क्या वहाँ की सरकार तो कर नहीं रही थी? हाँ, सरकार नहीं कर रही थी, सरकार का रेबल ग्रुप कर रहा था, बट सरकार वहाँ फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ की पुलिस, मिलिट्री या आर्मी चाहती तो रोक सकती थी, तो इसलिए इसके ऊपर ईरान के ऊपर
सैंक्शन लगाए गए काफ़ी ज़्यादा। इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? जब स्टेट डायरेक्टली तो नहीं कोई सपोर्ट कर रही, बट स्टेट के अंदर कोई प्राइवेट ग्रुप है वो कोई गलत काम कर रहा है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, अगर वहाँ हाफिज सईद जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स को भेज रहा है तो ये इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है, स्टेट ने कंट्रोल करना है। इसका एग्जांपल निकारागुआ वर्सेस यूएसए 1986 का केस है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया था यूएस को कि उन्होंने असल में निकारागुआ में एक रेबल ग्रुप था जो सरकार के खिलाफ था, तो यूएसए पे एलिगेशन थे कि यूएसए ने उस रेबल ग्रुप को का साथ दिया, वेपन दिए, तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूएसए के खिलाफ डिसीजन दिया कि ये गलती यूएसए की है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गई, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हैं टोटल, हम 4 पढ़ेंगे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरी है, इसको फॉल्ट थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैच करने के लिए आएगा, फॉल्ट थ्योरी इज सब्जेक्टिव थ्योरी है या ऑब्जेक्टिव। रिस्क थ्योरी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। तो रिस्क थ्योरी ऑब्जेक्टिव है, फॉल्ट थ्योरी सब्जेक्टिव है। रिस्क थ्योरी कहती है कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली इफ फॉल्ट, इंटेंशन और निग्लिजेंस इज प्रूव्ड। स्टेट फॉल्ट थ्योरी कहती है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी रॉन्गफुल एक्ट की अगर स्टेट का फॉल्ट है। अगर स्टेट की इंटेंशन की वजह से कोई गलत काम हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, या स्टेट की निग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज सब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, सब्जेक्ट पे बेस्ड है, ये फोकस करती है मेंटल एलिमेंट पे। बिहाइंड द रॉन्गफुल एक्ट अगर हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, मेंटल एलिमेंट क्या है। अगर स्टेट का फॉल्ट है, स्टेट का नेग्लिजेंस है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट को उसका जवाब देना है। ठीक है, दूसरी है रिस्क थ्योरी विच इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ये कहती है कि कारण कोई भी हो, फॉल्ट कोई भी हो, स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी किसकी है, कौन सपोर्ट करता है? ग्रोटियस, ह्यूगो ग्रोटियस जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं, वो सपोर्ट करते हैं कौन सी थ्योरी को? फॉल्ट थ्योरी को, जो कि सब्जेक्टिव थ्योरी है। रिस्क थ्योरी कहती है, रिस्क थ्योरी को हम ऑब्जेक्टिव थ्योरी भी बोलते हैं। रिस्क थ्योरी कहती है कि फॉल्ट जिसका भी हो मतलब नहीं है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है तो है, चाहे इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है या डायरेक्ट रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इफ डैमेज अकर्स ड्यू टू एक्ट्स और ओमिशन, कौन बोलता है? एनजी लोटी इसके सपोर्टर हैं, एनजी लोटी। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्रेलर स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस है 1941 का, जहां कनाडा को ठहराया गया जिम्मेदार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पोल्यूशन के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करो इंडिया कोई फैक्ट्री खोल लेता है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे अपनी एरिया के अंदर, और उसका अफेक्ट पाकिस्तान में पोल्यूशन का होता है, या पाकिस्तान कोई बाउंड्री पे खोल लेता है तो उसमें इंडिया में पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ कारण नहीं, फॉल्ट क्या कर रही है? अगर स्टेट का फॉल्ट है, प्रूव होता है स्टेट का फॉल्ट या स्टेट की इंटेंशन, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। रिस्क थ्योरी कहती है कि नहीं, फॉल्ट किसी का भी हो, फॉल्ट किसी का भी हो, अगर वो उसके लिए स्टेट जो है वो, अगर नुकसान हो रहा है तो स्टेट को भरपाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ये क्या कहती है? अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग एक्ट्स ऑफ इट्स नेशनल और प्राइवेट पर्सन इफ दे एक्ट विद सपोर्ट और टॉलरेंस और कंट्रोल। स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी रॉन्गफुल एक्ट की अगर रॉन्गफुल एक्टिविटी उसके नेशनल्स करते हैं या कोई प्राइवेट पर्सन करता है। इफ दे एक्ट विद इट्स सपोर्ट, अगर वो करते हैं लेकिन साथ में सरकार की, स्टेट की सपोर्ट है या सरकार जो है उसको इग्नोर कर रही है। ठीक है, तो इसका निगारवा वर्सेस यूएसए 1986 का केस जो हमने ऊपर भी बात की। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थ्योरी। तो ये रिस्क थ्योरी की तरह ही है। इट स्टेट अ स्टेट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉफुल एक्टिविटीज इफ दे काज सिग्निफिकेंट हार्म टू अदर स्टेट। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी अगर वो दूसरी स्टेट के साथ कुछ गलत काम कर रही है, जैसे मोस्टली इन्वायरमेंटल लॉ और स्पेस में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अगर स्पेस में जैसे हमारा जहाज़ दूसरे की स्पेस में चला गया, या इन्वायरमेंटल लॉ अगर पोल्यूशन हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लाइबिलिटी फॉर डैमेज काज बाई स्पेस ऑब्जेक्ट्स,
तो इससे जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको क्विक रिवीजन में आप याद कर सकते हैं। फॉल्ट थ्योरी क्या कहती है, अगर स्टेट की नेग्लिजेंस या स्टेट की वजह से कोई काम हो रहा है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। कौन कहता है, ग्रोटियस। रिस्क थ्योरी कहती है रिजल्ट पे, फॉल्ट है या नहीं मतलब नहीं है, नुकसान हो रहा है तो स्टेट को भरपाई करनी है। विकारियस थ्योरी कहती है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ प्राइवेट एक्टर सपोर्टेड एंड कंट्रोल बाय स्टेट। कोई भी एक्टर जो स्टेट कंट्रोल कर रही है, प्रमोट कर रही है, वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इवन फॉर लॉफुल एक्ट्स, अगर कोई लॉफुल चीज भी कर रही है स्टेट, मींस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थ्योरी क्या कहती है, स्टेट अपनी तरफ से सही काम कर रही है, लॉफुल एक्टिविटी कर रही है, बट उसकी वजह से भी अगर दूसरी स्टेट को कोई नुकसान हो रहा है, जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने कोई फैक्ट्री लगा दी पूरी लॉफुल तरीके से, बट उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या चाइना को नुकसान हो रहा है, तब भी भरपाई हमें करनी पड़ेगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थ्योरी के तहत। ठीक है, आप समझ आ गया होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छा स्टेट ने कर दिया तो क्या कर लोगे स्टेट का भाई, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या होंगे, सेसेशन, क्या होंगे, सेसेशन मीन्स wrongful act must stop immediately। पहला क्या होगा, सेसेशन मीन जो गलत काम किया है, जो रॉन्गफुल एक्ट किया है, वो तभी तुरंत आपको रोकना पड़ेगा। दूसरा, आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि गलती रिपीट नहीं होगी। तीसरा, इंटरनेशनल लॉ कमीशन का आर्टिकल 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 31 बात करता है इंटरनेशनल लॉ कमीशन का कि आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब भरपाई 3 तरीके से हो सकती है। पहला, रिस्टिट्यूशन, आपको रॉन्गफुल एक्ट से पहले जैसे चीजें थी वैसे नॉर्मल करनी पड़ेगी। अगर चाइना ने कोई हमारा एरिया ले लिया है छोटा मोटा तो उनको हमें वापस करना पड़ेगा, अगर हमने ले लिया है चाइना का तो हमें वापस देना पड़ेगा, दिस इज रिस्टिट्यूशन। दूसरा, कोई जो भी रॉन्गफुल एक्ट किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, नुकसान देना पड़ेगा। तीसरा, सेटिस्फेक्शन के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, ट्वीट करना पड़ेगा, भाई हम गलती मानते हैं अपनी, हमें माफ कर दो। ठीक है, हाँ स्टेट के पास डिफेंस भी अवेलेबल है, कुछ डिफेंस भी है। क्या, अगर सपोज करो पाकिस्तान को पोल्यूशन की वजह से जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री लगाई इंडिया ने, उसका पोल्यूशन पाकिस्तान को हो रहा है, तो फैक्ट्री लगाने से पहले बात की थी पाकिस्तान के साथ कि हाँ हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने बोला ठीक है लगा दो कोई बात, ठीक है वर्बली बोला, बट बाद में पता चला कि बड़ा ही नुकसान हो रहा है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान चला जाता है। तो वहां हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने परमिशन ली थी, इनको बताया था। ठीक है, कंसेंट। दूसरा, सेल्फ डिफेंस, अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो आर्टिकल यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इंडिया ने, पाकिस्तान ने यहाँ जो पहलगाम में अटैक किया तो हम सेल्फ डिफेंस में उसका बदला ले सकते हैं। फोर्स मैजूरे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये लैटिन टर्म है। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो अनकंट्रोल इवेंट है, कोई ऐसा हम कोर्ट ऑफ जस्टिस को कह सकते हैं कि भाई ये अनकंट्रोलेबल इवेंट था, हम नहीं रोक सकते थे। ठीक है, कोई जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे कोई लैब बनाया हुआ है इंडिया में जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां से वायरस लीक हो गया, पाकिस्तान चला गया, लोग मारे गए, तो अनकंट्रोलेबल इवेंट था। ठीक है, डिस्ट्रेस नेसेसिटी, तो हम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि ये जरूरी था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा नुकसान होता। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप याद कर सकते हैं। कोरफू चैनल केस यूके वर्सेस अल्बानिया का 1949 का, अल्बानिया हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट वार्निंग यूके अबाउट माइंस। तहरीन होस्टेज केस जिसकी हमने बात की, जो ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, वहाँ यूएसए के डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचाया, उनको बंदी बनाया। फिर ट्रेलर स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस है यूएसए वर्सेस कनाडा का 1941 का, जहां कनाडा को रिस्पॉन्सिबल ठहराया क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन के लिए। बोस्नियन जेनोसाइड केस है 2007 का, जहां सर्बिया को ठहराया कि वो जीनोसाइड नहीं रोक पाया। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ऑन आर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2001, इंटरनेशनल लॉ कमीशन आर्टिकल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट, जो ऊपर हमने बात की थी, तो वो मैंने बोला था कि मैं एंड पे डिटेल में दे दूंगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, तो मोटा मोटा इसको देख लो। इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने ये ड्राफ्ट किया था, जो ये रॉन्गफुल एक्ट 2021 के लिए है,
यूएन जनरल असेंबली ने 2001 में इसको अडॉप्ट किया। ये कोई ट्रीटी नहीं है बट रिफ्लेक्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें क्या है, प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन व्हेन एंड हु स्टेट्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट। 4 पार्ट हैं इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट ऑफ स्टेट है, पार्ट 2 में कंटेंट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्ट 3 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पार्ट 4 में जनरल प्रोविजंस है। की प्रोविजंस इसके आप देख सकते हैं, जो कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस वाली जो मैंने बात की थी तो इसका आर्टिकल 21 सेल्फ डिफेंस की बात करता है। डिस्ट्रेस आर्टिकल 24 बात करता है, और नेसेसिटी ये ज़रूरी था आर्टिकल 25 बात करता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप ये खुद पढ़ सकते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ दिए गए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 2 में दिए गए हैं, आर्टिकल 30 और 31 में। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रिपरेशन, भरपाई कैसे की जाती है, 34 आर्टिकल में दिया गया है, जहां आपको रिस्टोर करना है ओरिजिनल सिचुएशन, रिस्टिट्यूशन, कंपनसेशन या सेटिस्फेक्शन। सीरियस ब्रीचेस कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 40 से 41 में। तो ठीक है, तो इसके ये केस हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इन शॉर्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ कमीशन आर्टिकल ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2001 का है, जो कोडिफाई करता है कस्टमरी रूल्स ऑन विच स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट। अगर नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सिसेशन आपको रोकना होगा तुरंत, रिपरेशन आपको भरपाई देनी होगी, कुछ एक्सेप्शन हैं, अगर ऐसी चीज़ें सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हैं या जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ से आप बच सकते हैं अगर ऐसा कोई केस चला जाए, और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जस्कोगन ब्रीचेस। जस्कोगन ब्रीचेस मीन्स ट्रीटी मस्ट बी केप्ट, अगर कोई ट्रीटी तोड़ी है तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने डिफरेंस बता दिए हैं यहाँ, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। स्टेट सक्सेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, जब एक स्टेट दूसरी को रिप्लेस करती है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रॉन्गफुल एक्ट है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये एंड पे जो मैंने डाले हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं, नोट्स जो हैं वो ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हमारे इसी लेक्चर पे टॉप 50 MCQs आएंगे, तो ये आपका लेक्चर अच्छे से हो जाएगा। फिर हमारे 3 सब यूनिट बचेंगे, जल्दी उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे 3000+ MCQs की एक सीरीज़ और रिवीजन सीरीज़, नेक्स्ट जो 20 डेज बचे हैं, 20-25 डेज। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।